नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूकेएसएससी हिंदी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। 1. आछरी को मतलब हूंद। ए. भली। बी. कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा। सी. जलेबी जनू पकवान। डी. ब्याखंड को बगत। आंसर बी। आछरी शब्द का अर्थ है कृष्ण की गोपियों की आत्मा या अप्सरा। ये शब्द ब्रज भाषा का है और इसका प्रयोग कृष्ण की गोपियों के संदर्भ में किया जाता है। गोपियां कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उनसे अटूट प्रेम करती थी। उन्हें अप्सराओं के समान सुंदर और दिव्य माना जाता था। 2. निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाली लोक गायक नहीं है? ए. जीत सिंह नेगी। बी. जगदीश बकरोला। सी. किशन सिंह पवार। डी. गजेंद्र रावत। आंसर डी। गजेंद्र रावत गढ़वाली लोक गायक नहीं है। गढ़वाली लोक गायकों में जीत सिंह नेगी, जगदीश बकरोला और किशन सिंह पवार प्रमुख नाम हैं। ये गायक गढ़वाली संस्कृति, लोकगीतों और पारंपरिक धुनों को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। 3. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। बी. कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एकवचन में जारी किए जाते हैं। सी. परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। डी. परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता। आंसर डी। परिपत्र को हमेशा अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। परिपत्र वो प्रपत्र होता है जो अपने अधीन कार्यालय या अन्य किसी कार्यालय को सूचना, निर्देश, आदेश अथवा अनुदेश देने के लिए तैयार किया जाता है। परिपत्र एक साथ कई विभागों को भेजा जा सकता है। 4. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए. जिठाण का अर्थ है देवरानी। बी. बौराण का अर्थ है बहुरानी। सी. ढांटी का अर्थ है अविवाहित स्त्री। डी. झड़नाती का अर्थ है पोते का पुत्र। आंसर ए। जिठाण का अर्थ है जेठानी, बौराण का अर्थ है बहुरानी, ढांटी का अर्थ है अविवाहित स्त्री, झड़नाती का अर्थ है पोते का पुत्र। 5. निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्मतिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क. महादेवी वर्मा। ख. सुमित्रा नंदन पंत। ग. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। घ. जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए. क, ग, ख, घ। बी. घ, ग, क, ख। सी. घ, ग, ख, क। डी. घ, क, ख, ग। आंसर सी। साहित्यकारों की जन्मतिथि के अनुसार सही अनुक्रम में इस प्रकार है। क. जयशंकर प्रसाद 30 जनवरी 1989। ख. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 21 फरवरी 1999। ग. सुमित्रा नंदन पंत 20 मई 1900। घ. महादेवी वर्मा 26 मार्च 1907। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? 6. ए. पाहुन। बी. पाहुना। सी. पौणा। डी. पावणा। आंसर डी। जौनसारी भाषा में मेहमान को पावणा कहते हैं। ये शब्द क्षेत्रीय बोलचाल में सामान्यतः प्रयुक्त होता है। अन्य विकल्प संबंधित हैं। पाहुन गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में मेहमान को कहते हैं। पाहुना भोजपुरी और अवधी में मेहमान का पर्याय है। पौणा बुंदेली और मालवी बोली में प्रयुक्त होता है। 7. इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 गले का हार होना। कथन 2 मंडू पोखील आफी देखील। ए. कथन 1 और कथन 2 का एक ही भावार्थ है। बी. कथन 1 हिंदी भाषा और कथन 2 गढ़वाली भाषा का मुहावरा है। सी. कथन 1 हिंदी भाषा और कथन 2 कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। डी. कथन 1 और कथन 2 विपरीतार्थक हैं। आंसर सी। दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करने पर कथन 1 हिंदी भाषा और कथन 2 कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है, जिसका भावार्थ है कथन 1 गले का हार होना हिंदी मुहावरा है, जिसका अर्थ है बहुत प्रिय या अत्यधिक स्नेह का पात्र होना।
कुमाऊनी मुहावरा कथन 2 मंडू पोखील आफी देखील है, जिसका भावार्थ किसी प्रिय वस्तु को अपने पास रखना। 8 कथन कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषाभाषी क्षेत्रों में एक रूपता प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी और अन्यत्र समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। कथन को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कुमाऊनी कहावतों में लाक्षणिकता है, अन्य भाषा की कहावतों में नहीं। बी कुमाऊनी में अन्य भाषाओं की कहावतों के नमूने पाए जाते हैं। सी अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। डी कुमाऊनी और गढ़वाली कहावतों में आपस में पर्याप्त भिन्नता है। आंसर सी कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्तियां और मुहावरे अन्य भाषाओं से प्रभावित हैं, जो विभिन्न समाजों में समान रूप से प्रचलित हैं। इसका अर्थ है कि अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन कहावतों में आपसी समानता और आदान प्रदान है। 9 निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? 1 पहरू, 2 आदली कुशली, 3 घराट, 4 भैरू। आंसर बी दिए गए विकल्पों में से पहरू और आदली कुशली पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। घराट या घटाट उत्तराखंड में एक पारंपरिक जल चालित चक्की है, जिसका उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ये चक्की नदियों या झरनों की पानी की शक्ति से चलती है और ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग है। 10 निम्नलिखित सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करते हुए दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। क राजी, 1 शौका, ख भोटिया, 2 कुरी, ग थारू, 3 तोमर, घ बोक्सा, 4 बनरौत। कूट क ख ग घ, ए 1 2 3 4, बी 4 1 2 3, सी 4 1 2 3, डी 4 1 3 2। आंसर बी सूचियों का सही मिलान इस प्रकार है। सूची 1 और सूची 2। क राजी, 1 बनरौत, ख भोटिया, 2 शौका, ग थारू, 3 कुरी, घ बोक्सा, 4 तोमर। 11 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं। 2 छोंपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है। 3 खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं। 4 मांगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2 सही हैं, 3 और 4 गलत हैं। बी 1 सही है, 2 3 4 गलत हैं। सी 2 सही है, 1 3 4 गलत हैं। डी 1 2 3 सही हैं, 4 गलत हैं। आंसर ए बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं। ये उत्तराखंड में खेती के मौसम में गाए जाने वाले पारंपरिक गीत हैं। ये गीत मधुर छंदों और लयबद्ध ताल के माध्यम से उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन में लचीलापन और समुदाय की भावना को मूर्त करते हैं। छोंपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है। खुदेड़ गीत भावनात्मक लोकगीत है, जो लालसा और अलगाव की भावनाओं को व्यक्त करता है तथा पुनर्मिलन की गहरी उम्मीदों और भावनाओं को दर्शाता है। मांगल गीत उत्तराखंड की जीवंत शादियां मंगल गीतों से जीवंत हो उठती हैं, जो परिवार के दोनों पक्षों द्वारा गाए जाने वाले शुभ गीत हैं। अतः स्पष्ट है कि कथन 1 2 सही है, जबकि 3 4 गलत हैं। 12 निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 सूची 2। 1 सिल्की बांध, ए प्रीतम भरतवान, 2 ओटुआ बेलण, बी मंगलेश डंगवाल, 3 मोहना तेरी मुरली, सी नरेंद्र सिंह नेगी, 4 सौना गां की बांध, डी साहब सिंह रमोला। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए 1 डी, 2 सी, 3 ए, 4 बी, बी 1 बी, 2 ए, 3 सी, 4 डी, सी 1 बी, 2 सी, 3 ए, 4 डी, डी 1 सी, 2 ए, 3 बी, 4 डी।
आंसर सी। सूचियों का सही मिलान इस प्रकार है। सूची 1 और सूची 2। 1 सिल्की बांध, ए प्रीतम भरतवाण, 2 ओटवा बेलण, बी मंगलेश डंगवाल, 3 मोहना तेरी मुरली, सी नरेंद्र सिंह नेगी, 4 सौला गां की बांध, डी साहब सिंह रमोला। 13 महात्मा गांधी किसको चाहते थे भारत की राजभाषा बनाना? ए उर्दू, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी हिंदुस्तानी। आंसर बी। वर्ष 1936 ईस्वी में गांधी जी ने कहा, अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ाना है तो चाहे कोई माने या ना माने, राजभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वो किसी और भाषा को नहीं मिल सकता। 14 कौरवी बोली। 14 कौरवी बोली के नामकरण करता है ए ग्रियर्सन, बी ईश्वर चंद्र गुप्त, सी राहुल सांकृत्यायन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सी। कौरवी नाम हिंदी के प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। साहित्यिक भाषा बनने के पश्चात इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। इसका जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए हिंदी, बी नेपाली, सी राजस्थानी, डी गुजराती। आंसर सी। दी गई भाषाओं में राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं, जबकि प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थीं। समय समय पर विभिन्न संशोधनों द्वारा कुछ अन्य प्रांतीय भाषाएं जोड़ी गईं, जिनका विवरण इस प्रकार है। 21वां संशोधन 1967, सिंधी। 71वां संशोधन 1992, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92वां संशोधन 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है ए 14, बी 22, सी 20, डी 26। आंसर बी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है। ये भाषाएं हैं 1 असमिया, 2 बंगाली, 3 बोडो, 4 डोगरी, 5 गुजराती, 6 हिंदी, 7 कन्नड़, 8 कश्मीरी, 9 कोंकणी, 10 मलयालम, 11 मणिपुरी, 12 मराठी, 13 नेपाली, 14 उड़िया, 15 पंजाबी, 16 संस्कृत, 17 संथाली, 18 सिंधी, 19 तमिल, 20 तेलुगु, 21 उर्दू, 22 मैथिली। 17 राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद है ए 343 से 351 तक, बी 340 से 348 तक, सी 341 से 353 तक, डी 342 से 354 तक। आंसर ए। राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक विदित है। संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिसकी लिपि देवनागरी है। 18 राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी ए और बी दोनों, डी भोजपुरी। आंसर सी। राम भक्त कवियों के काव्य में अवधी और ब्रजभाषा दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। 19 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 357, सी अनुच्छेद 433, डी अनुच्छेद 334। आंसर ए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343(1) में प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343(2) द्वारा प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। 20 जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? ऑप्शन ए पूर्वी पहाड़ी, बी मध्यवर्ती पहाड़ी, सी पश्चिमी पहाड़ी, डी उपर्युक्त कोई नहीं। आंसर सी। जौनसारी भाषा उत्तराखंड राज्य में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है।
ये भारतीय आर्य भाषा परिवार की बोली है जिसे ग्रियर्सन ने पश्चिमी पहाड़ी वर्ग में रखा है। जौनसारी की भी कई उपबोलियां मानी गई हैं, जैसे बावरी और कंडवाणी आदि। 21 राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ए 7 जून 1955 ईस्वी को, बी 7 जून 1961 ईस्वी को, सी 7 जून 1970 ईस्वी को, डी 7 जून 1965 ईस्वी को। आंसर ए। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को गृह मंत्रालय भारत सरकार की एक अधिसूचना के तहत किया गया था। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में किया गया था। 22 मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी मालवी। आंसर सी। मगही मैथिली की उपभाषा है। हिंदी भाषा में कुल 5 उपभाषा और कुल 18 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी, पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा कौरवी या खड़ी बोली बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू या हरियाणवी, बिहारी हिंदी मैथिली, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी हिंदी मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी, गढ़वाली, दक्षिणी हिंदी। 23 राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए सन 1914 ईस्वी में, बी सन 1947 ईस्वी में, सी सन 1953 ईस्वी में, डी सन 1963 ईस्वी में। आंसर डी। राजभाषा अधिनियम 1963 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना और इसे राजभाषा के रूप में स्थापित करना है। ये अधिनियम 14 सितंबर 1963 को लागू हुआ था। 24 बघेली किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी की, बी पश्चिमी हिंदी की, सी राजस्थानी की, डी बिहारी की। आंसर ए। बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। बघेली बघेलखंड की बोली है। ये मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सिंगरौली इत्यादि जिलों में बोली जाती है। हिंदी के 2 उपरूप माने जाते हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। 25 राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है? ऑप्शन ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी जगह होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। 26 खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी पश्चिमी हिंदी। आंसर डी। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। 27 इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 भाषा और बोली दोनों एक हैं। आंसर सी। कथन 1 गलत है क्योंकि भाषा और बोली एक नहीं है। बोली भाषा का एक रूप होती है। कथन 2 सही है क्योंकि बोली विकसित होकर भाषा बन सकती है, जैसे हिंदी की कई बोलियां हैं। 28 भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, बी 5 सितंबर, सी 2 अक्टूबर, डी 14 सितंबर। आंसर डी। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व और उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 29 भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। आंसर ए। भारतवर्ष के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के वर्ग में स्वीकार किया तथा संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश, बी शौरसेनी अपभ्रंश, सी पैशाची अपभ्रंश, डी अर्धमागधी अपभ्रंश। आंसर बी।
पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई, जो मध्यकालीन भारत की प्रमुख भाषाई शाखाओं में से एक थी। ये ब्रजभाषा कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी और पंजाबी जैसी भाषाओं का आधार बनी। शौरसेनी अपभ्रंश का मुख्य प्रभाव पश्चिमी भारत के साहित्य और संवादों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 31. निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला कहते हैं? ऑप्शन ए भाषा समूह को, बी शब्द समूह को, सी वाक्य समूह को, डी वर्ण समूह को। आंसर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। 32. निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कुमाऊनी, डी कन्नौजी। आंसर सी, कुमाऊनी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कुमाऊनी गढ़वाली पहाड़ी उपभाषा की बोली है, जबकि बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। 33. भोजपुरी संबंधित है? ऑप्शन ए बिहारी भाषा से, बी छत्तीसगढ़ी से, सी बांगरू से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर ए, भोजपुरी उत्तर प्रदेश का पूर्वी एवं बिहार के पश्चिमी भाग में बोली जाती है, जो बिहारी उपभाषा से संबंधित है, जबकि पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी और पश्चिमी हिंदी से बांगरू बोली संबंधित है। 34. हिंदी की कितनी उपभाषाएं मानी गई हैं? ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 5, डी 17। आंसर सी, हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी गई हैं, जो इस प्रकार हैं: राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। 35. हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सन 1942 ईस्वी में, बी सन 1947 ईस्वी में, सी सन 1950 ईस्वी में, डी सन 1957 ईस्वी में। आंसर सी, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से इसे राजभाषा का दर्जा देने को लेकर सहमति जताई। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया। 36. पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं? ऑप्शन ए अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, बी भोजपुरी मगही मैथिली, सी जयपुरी मारवाड़ी मेवाड़ी, डी उपर्युक्त सभी। आंसर ए, अवधी बघेली तथा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि भोजपुरी मगही तथा मैथिली बिहारी हिंदी तथा जयपुरी मारवाड़ी मेवाड़ी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। 37. आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत, बी फारसी पहलवी, सी मंदारिन चीनी, डी प्राकृत। आंसर सी, आर्य भाषा परिवार में वैदिक संस्कृत, फारसी पहलवी और प्राकृत जैसी भाषाएं शामिल हैं, लेकिन मंदारिन चीनी आर्य भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये चीनी तिब्बती भाषा की एक भाषा है। अपना टाइम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन बताइए। श, श, स, ह, य, व, र, ल, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, क, ख, ग, घ। आंसर ए, हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों का उच्चारण मुखांगों में घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। 1 श, 2 श, 3 स, 4 ह। राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उसमें से मुख्य कौन निर्णय था? राजभाषा नियमों का बनना, संसदीय राजभाषा समिति का गठन, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत, उपर्युक्त तीनों। आंसर डी, राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे तथा हिंदी के प्रयोग के लिए कई नियम बनाए गए। इस अधिनियम के तहत संसदीय समिति का गठन तथा गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। अतः विकल्प डी अभीष्ट उत्तर होगा। निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। 3 श, श, म, ह। आंसर सी, श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन वर्ण है, अतः म स्पर्श व्यंजन है। म प वर्ग का पंचमाक्षर है। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है।
म वर्ण ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है। इनमें से असत्य कथन है। 4. अनुस्वार पृथक ध्वनि है। अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है। अनुनासिक पृथक ध्वनि है। अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है। आंसर ए। अनुस्वार एक व्यंजन है जो स्वरों के साथ मिलकर उच्चारित होता है। ये पृथक ध्वनि नहीं है, बल्कि स्वरों के साथ मिलकर एक नई ध्वनि बनाता है। अनुनासिक भी एक व्यंजन है जो स्वरों के साथ मिलकर उच्चारित होता है और इसका उच्चारण गुरु होता है। ज्ञ किसके मेल से बना है? ज प्लस य, ग प्लस य, ज प्लस य, ग प्लस य। आंसर ए। ज्ञ बराबर ज प्लस य से मिलकर बना एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला वर्ण हमेशा व्यंजन एवं दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं: क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद है अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, अन्व प्लस छेद, अनह प्लस छेद। आंसर ए। अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद अनुच्छेद है। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, जैसे स्व प्लस छंद स्वच्छंद, परि प्लस छेद परिच्छेद। निम्न में से घोष वर्ण है ख, च, म, ठ। आंसर सी। म घोष या सघोष वर्ण है। अन्य विकल्प संबंधित हैं। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। सभी स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह घोष वर्ण हैं। अघोष वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। सूची 1 एवं सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 6. सूची 1, सूची 2। क मराठी, 2 गुरुमुखी, ख उर्दू, 3 फारसी, ग फ्रेंच, 4 देवनागरी, घ पंजाबी, 1 रोमन। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। क, ख, ग, घ। ए 3, 4, 2, 1। बी 4, 3, 1, 2। सी 2, 1, 3, 4। डी 1, 2, 4, 3। आंसर बी। सूचियों का सही मिलान इस प्रकार है: सूची 1, सूची 2, मराठी, देवनागरी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है 9 संयुक्त व्यंजन के रूप में, विसर्ग के रूप में, अनुस्वार अनुनासिक रूप में। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सी। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं न व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। निम्न दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है ट, स, द, घ। आंसर ए। दिए गए विकल्पों में ट मूर्धन्य वर्ण है, स, द दंत्य वर्ण है और घ कंठ वर्ण है। अनुस्वार और विसर्ग हैं स्वर, अयोगवाह, अंतस्थ, उपर्युक्त कोई नहीं। आंसर बी। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं न व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहें। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं घोष, स्पर्श, स्वर, व्यंजन। आंसर सी। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 10 स्वर और लेखन के आधार पर 13 स्वर हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। कुल 10 + 3 = 13। भाषा का आरंभ किससे होता है? 13 ध्वनि से, वर्ण से, शब्द से, पद से। आंसर ए। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चा ध्वनि अर्थात वर्ण या अक्षर का उच्चारण करना सीखता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण का उच्चरित कथित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, कुटिल। आंसर सी। जौनसारी भाषा उत्तराखंड में बोलने वाली एक पहाड़ी भाषा है जो मुख्य रूप से देहरादून और टिहरी क्षेत्रों में प्रचलित है। इसकी लिपि देवनागरी है, जो भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। ये लिपि जौनसारी के साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती,
उड़िया, मराठी, सिंधी। आंसर सी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। संस्कृत, पाली, हिंदी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणवी, बुंदेली भाषा, डोगरी खस, नेपाली भाषा, तमांग भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका भाषा, मगही, भोजपुरी भाषा, नागपुरी, थिली, संथाली भाषा, राजस्थानी भाषा, बघेली भाषा आदि सैकड़ों भाषाएं और स्थानीय बोलियां भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, द्रविड़। आंसर ए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, जो भारत की सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली लिपि है। किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस निकलती है? अनुस्वार, अनुनासिक, स्वर, व्यंजन। आंसर डी। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका को भी सहायता लेनी पड़ती है, अनुनासिक कहलाते हैं। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्ठी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, कैथी लिपि से? उपयुक्त कोई नहीं। आंसर बी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि से उत्तर शैली का विकास हुआ, उत्तर शैली से प्राचीन नागरी का विकास हुआ, प्राचीन नागरी से पश्चिमी नागरी का विकास हुआ एवं तदनंतर पश्चिमी नागरी से देवनागरी का विकास हुआ। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है अ, आ, ई, उ, अंग, अह। आंसर डी। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग, अनुस्वार एवं अह विसर्ग अयोगवाह वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? स, ल, ध, ज्ञ। आंसर डी। ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है जो ज प्लस य से मिलकर बना है। अन्य विकल्प संबंधित हैं। स का उच्चारण दंत से होता है, ल का उच्चारण दंत मूल अथवा मसूड़ा तथा ध का उच्चारण दंते से होता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन, 15 स्वर प्लस 30 व्यंजन, 11 स्वर प्लस 31 व्यंजन, 14 स्वर प्लस 32 व्यंजन। आंसर ए। उच्चारण के आधार पर हिंदी में 45 वर्ण, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन है एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। ट और र मिलकर बनते हैं ट्र, टर, रट। उपर्युक्त में कोई नहीं। आंसर ए। संयुक्त व्यंजनों में ट और र के मेल से ट्र बनता है। ये देवनागरी लिपि में स्वर संधि और व्यंजन संधि के नियमों के आधार पर होता है। क वर्ग है अंतस्थ, कंठ्य, मूर्धन्य, दंतव्य। आंसर बी। क वर्ग क, ख, ग, घ, ण का उच्चारण स्थान कंठ्य है। अन्य विकल्प संबंधित हैं। अंतस्थ य, र, ल, व, मूर्धन्य ट वर्ग री, श, दंत्य त वर्ग ल, स। विज्ञप्ति शब्द हिंदी में आया है अंग्रेजी से, संस्कृत से, पाली से, कन्नड़ से। आंसर बी। विज्ञप्ति शब्द संस्कृत भाषा का मूल शब्द है जिसका अर्थ है सूचना, घोषणा या सार्वजनिक जानकारी। संस्कृत से ये शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों अपनाया गया है। हिंदी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं क्योंकि हिंदी का विकास अपभ्रंश और संस्कृत के प्रभाव से हुआ है। निम्न में से ऊष्म व्यंजन है य, र, ल, व, श, स, ह, त, थ, द, ध, क्ष, ज्ञ, त्र, भ। आंसर बी। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या 4 होती है। अन्य विकल्प संबंधित हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, त, थ, द, ध स्पर्श व्यंजन। स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। आंसर बी। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। प वर्ग का उच्चारण होता है दंत से, ओष्ठ से, मूर्धा से, कंठ से। आंसर बी। प वर्ग प, फ, ब, भ, म, उ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। अन्य विकल्प संबंधित हैं। दंत से त वर्ग ल, स, मूर्धा से री, ट वर्ग र। 28। व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है कहलाता है अ. मौखिक, ब. अनुनासिक, स. अनुस्वार, द. अल्पप्राण। आंसर द। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा या श्वास की कम मात्रा निकलती है अल्पप्राण कहलाता है, जिसके अंतर्गत हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है। अन्य विकल्प संबंधित हैं। अनुस्वार
ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे पंकज, अंगद। अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक तथा मुंह दोनों से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे चांद, गांव, दांत। 29 अंतस्थ ध्वनियां हैं अ स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियां, ब स्वर, स व्यंजन, द वर्ण। आंसर अ। अंतस्थ ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच होती हैं, जैसे य, र, ल, व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। 30 जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हों उन्हें कहते हैं अ अंतस्थ व्यंजन, ब स्पर्श व्यंजन, स संघर्षी व्यंजन, द प्रकंपी व्यंजन। आंसर अ। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हों अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। उदाहरण य, र, ल, व। नोट य और व अर्धस्वर ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन। र लुंठित जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करता है। ल पार्श्विक जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाए। 31 आगत व्यंजन है अ ड़ ढ़ ब क्ष त्र ज्ञ स क ख ज फ द औ। आंसर स। हिंदी में अंग्रेजी और उर्दू भाषा के शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने और उच्चारण के लिए केवल व्यंजन शब्दों में एक बिंदु लगाया जाता है, इसे ही आगत ध्वनि या व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ। 32 निम्नलिखित व्यंजनों में सघोष, महाप्राण, मूर्धन्य व्यंजन है अ, ग, ब, झ, स, ढ, द, द्य। आंसर स। निम्नलिखित व्यंजनों में ढ सघोष, महाप्राण, मूर्धन्य व्यंजन है। अन्य विकल्प संबंधित हैं ग सघोष, महाप्राण, कंठ्या व्यंजन है, जबकि झ सघोष, महाप्राण, तालव्य व्यंजन है। 33 हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है अ तू के बाद, ब र के बाद, स ह के बाद, द क्ष के बाद। आंसर अ। त्र एक संयुक्त व्यंजन है जो त और र के मेल से त प्लस र बराबर त्र से बना है। इसे त वर्ग में रखा गया है, इसलिए हिंदी शब्दकोश में त्र का स्थान त वर्ग के बाद होता है। 34 अनुस्वार को कहते हैं अ अनुनासिक, ब विसर्ग, स अयोगवाह, द उपर्युक्त कोई नहीं। आंसर स। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अयोगवाह होते हैं, अनुस्वार डॉट विसर्ग कोलन। अयोगवाह अनुस्वार एवं विसर्ग को कहते हैं क्योंकि ये न तो स्वर के अंतर्गत आता है और न ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। अंग और अह ये 2 अयोगवाह है। 35 निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है अ ड़ ढ ब ट ठ स ज फ द ढ ण। आंसर अ। जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ ढ, मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ ण र श, ओष्ठ्य व्यंजन प फ ब भ म, अतः विकल्प अ सही है। 36 वर्ण व का उच्चारण स्थान है अ ओष्ठ्य, ब ओष्ठोष्ठ्य, स कंठतालु, द दंतोष्ठ्य। यू आंसर द। वर्ण व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य है। ओष्ठ्य उ उ प फ ब भ म, कंठ्योष्ठ्य ओ औ, कंठतालव्य ए ऐ। 37 हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियां हैं अ कंठ्य, ब अल्पप्राण, स अनुनासिक, द अघोष। आंसर अ। हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियां कंठ्य हैं। क वर्ग क ख ग घ ड़। 38 निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य ध्वनियां हैं अ य र, ब ल व, स प फ, द व फ। आंसर द।
व, फ दंतोष्ठ्य ध्वनियां हैं, जबकि अन्य ध्वनियां इस प्रकार हैं: कंठ्य क, ख, ग, घ, ङ, तालव्य च, छ, ज, झ, ङ, श, मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण, श, दंत्य त, थ, द, ध, न, स, ओष्ठ्य प, फ, ब, भ, म। 39 निम्न में दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन हैं: अ, छ, ब, ज, स, च, द, प। आंसर अ। दिए गए व्यंजनों में 6 महाप्राण व्यंजन हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 1. अल्प प्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है। सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व अल्प प्राण कहलाते हैं। 2. महाप्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है तथा स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा श, श, स, ह महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। 40 लिपि का अर्थ है: अ. वर्ण लिखने की कला। ब. भाषा का अर्थपूर्ण रूप। स. ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। द. वर्णमाला का लिखित रूप। आंसर स। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। 41 देवनागरी लिपि अधिकांशतः है: अ. वर्णात्मक। ब. अशिरोरेखात्मक। स. शून्यात्मक। द. रोमन। आंसर अ। देवनागरी लिपि अधिकांशतः वर्णात्मक है। ये एक अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। 42 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? अ, ब, ई, स, री, द, अय। आंसर द। दिए गए विकल्पों में अय स्वर मूल स्वर नहीं है, जबकि अ, ई, री मूल स्वर हैं। अतः विकल्प द सही उत्तर है। 43 व्यंजन कितने होते हैं? अ. 28, ब. 33, स. 10, द. 53। आंसर ब। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कुल 33 व्यंजनों में 25 व्यंजन स्पर्श, 4 व्यंजन ऊष्म श, श, स, ह, 4 व्यंजन अंतस्थ य, र, ल, व होते हैं। 44 प्रातःकाल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता था। अ. अन्विति संबंधी। ब. पदक्रम संबंधी। स. शब्द चयन संबंधी। द. अर्थ संबंधी। आंसर ब। उपर्युक्त दिए गए वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, जिसका शुद्ध रूप इस प्रकार है: उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। 43 निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है? अ, क, ब, त, स, च, द, ट। आंसर द। ट वर्ण का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है, जबकि क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ्य, त वर्ण का उच्चारण स्थान दंत्य तथा च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। 46 हिंदी में कितने नासिक्य व्यंजन हैं? अ. 2, ब. 3, स. 4, द. 5। यू। आंसर द। हिंदी में नासिक्य व्यंजनों की संख्या 5 है। ड, ञ, ळ, न, म नासिक्य व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह एवं नाक के द्वारा बाहर निकलती है। जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो, लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट हो, नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। 47 निम्नलिखित में से वर्तय्य व्यंजन है: अ, क, स, ढ, ब, छ, द, न। आंसर द। न वर्तय्य व्यंजन है, जो व्यंजन दंत मूल से उच्चरित होते हैं, जैसे ज, न, र, ल, स। 48 स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं: अ. ध्वनि। ब. पद। स. वर्ण। द. शब्द। आंसर स। स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को वर्ण कहते हैं। 49 इनमें से व वर्ण नहीं है: अ. अंतस्थ। ब. दंतौष्ठ्य। स. संघर्षी। द. अर्धस्वर। आंसर स। व वर्ण संघर्षी वर्ण नहीं है। व वर्ण को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अन्य विकल्प संबंधित हैं: अंतस्थ य, र, ल, व,
दंतोष्ठ्य व, अर्धस्वर य व। 50। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? अ, ई, ब, ई, स, उ, द, ओ। आंसर द।